साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देखेंगे, यह संस्कृत आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसका जो पहला टेस्ट है, उस टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और इस प्लेटफॉर्म का ये यूपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 4 होगा। और इसमें जो 100 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसके 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट 50 प्रश्न को हम लोग इसके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो भी इसमें प्रश्न है, ये आपके यूपी पीसीएस 2022 की जो परीक्षा है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं? तो पहला, यह किसी देश के नागरिकों के बीच समन्वय के लिए नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह किसी अर्थात संविधान किसी देश के नागरिकों और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा, यह शक्तियों के बंटवारे और सरकार के गठन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह भी सही है। चौथा, यह सरकार को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। यह भी सही है। तो यहां पर आपके चारों कथन पूरी तरीके से सही, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो देखिए, यहां पर जो शून्यकाल का आशय है वह है प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं। यहां पर विषय है, कोई विषय उठाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। इसके बारे में अन्य चीजों की बात करें तो देखिए, शून्यकाल की प्रक्रिया एक भारतीय व्यवस्था है जो वर्ष 1962 में चली आ रही है। भारतीय संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय होता है कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, धर आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला जो है यह सही है। दूसरा, फजल अली आयोग ने एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत अस्वीकार कर दिया था। यह भी सही है। तीसरा, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है। यह कथन आपका गलत है। तो यहां पर आप विकल्प देखेंगे तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा कथन गलत है। अब इसके बारे में अन्य चीजों की बात करें तो भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सवाल पर विचार करने के लिए कई सारी समितियां स्थापित की गई, जैसे कि धर समिति, जेबीपी समिति व फजल अली समिति। यदि हम धर समिति की बात करें तो वर्ष 1948 में 1948 में धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी था। भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। वहीं फजल अली आयोग को 1953 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन संबंधी मांगों पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा को आधार बनाने की बात कही, लेकिन एक भाषा एक राज्य के विचार को नकार दिया। तीसरा पॉइंट, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसलिए आपका तीसरा कथन गलत था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 3 कथन है। पहला, राज्यसभा को वार्षिक वित्तीय विवरणों पर विचार करने तथा अनुदानों की मांग को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप देखेंगे आपका पहला कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ये अनुदान मतलब विचार कर सकते हैं, परंतु अनुदान मांगों को अस्वीकृत करने की शक्ति इनके पास नहीं होती है। दूसरा, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तीसरा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह भी सही है। तो यहां पर दूसरा तीसरा सही है, पहला वाला कथन आपका गलत है। इसके बारे में अन्य चीजों देखें तो राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जो बजट होता है उस पर विचार कर सकती है, किंतु इससे अनुदानों की मांगों को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और यहां ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस संदर्भ में राज्यसभा 14 दिनों के भीतर संशोधन करने तथा अस्वीकृत करने की सिफारिश कर सकती है। 14 दिनों के पश्चात की अवधि के पश्चात यह विधेयक जो लोकसभा द्वारा पास किए गए रूप में ही पारित मान लिया जाता है। और यहां ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के नहीं। अतः लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है, राज्यसभा को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नैनो तरल यूरिया के संदर्भ में निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका प्रयोग विशेष रूप से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाएगा, यह कथन गलत है। दूसरा, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया, यह भी कथन गलत है, इसलिए डी ऑप्शन, ना पहला ना दूसरा, यह सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड अर्थात इफ्को, ये शॉर्ट में आप इफ्को कहते हैं, IFFCO, इफ्को द्वारा विश्व में पहली बार नैनो तरल यूरिया को विकसित किया गया है, ना कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, इसलिए आपका दूसरा कथन गलत हो गया था। आगे चलते हैं। इसमें पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने के लिए इसे पारंपरिक यूरिया के विकल्प के रूप में विकसित किया गया है, ठीक है, ना कि लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। और यहां ध्यान रखिएगा, यह पारंपरिक यूरिया की 10% किफायती था, उसकी आवश्यकता को 50% से भी अधिक तक कम कर सकता है। और पारंपरिक यूरिया पौधों को नाइट्रोजन देने में 30 से 40% तक प्रभावी है, जबकि नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता 80% से अधिक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? तो इसमें देखते हैं कौन सी विशेषताएं हैं इसमें। पहला, शासक जनता द्वारा चुने जाने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, निर्वाचित शासकों के पास सभी प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, ये भी सही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से शासकों को नियमित आधार पर चुना जाना चाहिए, ये भी सही है। निर्वाचित शासकों को नियम बनाने की असीमित शक्ति प्राप्त हो जाती है, बनाने की असीमित शक्ति जो है प्राप्त हो जाती है, नहीं, ऐसा सही नहीं है। पांचवा, शासकों को चुनने के लिए सभी वयस्क नागरिकों के पास समान विकल्प और अवसर होने चाहिए, यह सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, चौथा नहीं सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा कि चुने गए शासकों को संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर शासन करना चाहिए तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए आपका जो चौथा कथन था वो आपका सही नहीं था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत की संसद में पुनः स्थापित और पारित विधेयकों के विधायी के विषय में विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, सही बात है। ठीक है, सत्रावसान होता है तो उसमें कोई विधेयक, आपका लंबित विधेयक जो है वो व्यपगत नहीं होता है, विघटन पर व्यपगत होता है। परंतु यदि राज्यसभा में लंबित विधेयक है जिसको लोकसभा ने अभी पारित नहीं किया है, तो लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। तीसरा, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। यदि लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया और राज्यसभा में लंबित है तो यह व्यपगत हो जाएगा। तो यहां पर तीनों ही कथन आपके सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए। पहला, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है, सही है। दूसरा, वर्ष 1972 में असम से पृथक होकर मेघालय राज्य बना, यह भी सही है। दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 3 के अनुसार, आर्टिकल 3 के अनुसार राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के उपरांत ही संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में, ठीक है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। दूसरी बात, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा, ये तीनों राज्य 1972 में अस्तित्व में आए थे और वर्ष 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 9। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, बिल्कुल सही बात है, किया गया है। दूसरा, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह भी सही है। तीसरा, इस पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जाने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। तो पहला और दूसरा कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है, अतः दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर वह इसे अपनी स्वीकृति दे सकता है, रोक कर रख सकता है, किंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि उसकी पूर्वानुमति से ही इसको भेजा गया था। और यहां पर गतिरोध होने की अवस्था में किसी भी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जाने का प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नासिक की त्रिशमी गुफाएं निम्नलिखित में किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए, तिरश्मी या पांडवलेनी गुफाएं 25 गुफाओं का एक समूह है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तिरश्मी पहाड़ी से उकेरी गई हैं। ये गुफाएं कभी बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान रही होंगी। यहाँ स्थित
बौद्ध भिक्षुओं यहाँ स्थित बौद्ध मूर्तियों एवं गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है। गुफाओं के परिसर को वर्ष 1823 में प्रलेखित किया गया था। यह एक जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसका संरक्षित स्थल तथा पर्यटन स्थल है। आगे चलते ध्यान रखिएगा कि यह कहां पे है, महाराष्ट्र के नासिक में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं आपको। पहला, सरकार का संसदीय स्वरूप पक्के तौर पर सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। यह कथन आपका गलत है। दूसरा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति प्रत्यक्षता उत्तरदायी होती है। यह भी कथन गलत है। तो यहां पे दोनों ही कथन आपके गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, सरकार के संसदीय स्वरूप में, जो कि पहले कथन में कहा गया है, कार्यपालिका का निर्माण विधायिका से होता है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात संसदीय स्वरूप की सरकार में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का कठोरता से पालन नहीं किया जाता है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें राज्य का प्रधान शासक या अध्यक्ष सीधे तौर पर चुना जाता है। इसे कार्यपालिका नियुक्त करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य की विधानसभा उस राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन का प्रस्ताव किस प्रकार पारित कर सकती है? तो इसमें सी ऑप्शन पढ़िए, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा। इसके बारे में और देखें। देखिए, अनुच्छेद 169 के अनुसार अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद जो है विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्साधन के लिए, मतलब उसे समाप्त करने के लिए, या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी, यदि, यहां पे कंडीशन है, यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यह कथन आपका सही है। पहला कथन आपका सही है। दूसरा, यह अधिनियम उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व सिक्किम में लागू नहीं होता है। यह कथन गलत है। तीसरा, इसके प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। यह कथन भी आपका सही है। तो पहला, तीसरा सही है और आपका दूसरा गलत है, इसलिए आपका विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। अब और चीजें देख लेते हैं। देखिए, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इस अधिनियम के प्रावधान 2 क्षेत्रों, यानी पहला इनर लाइन द्वारा संरक्षित राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची, कौन सा, 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो इसलिए देखिए, 6ठी अनुसूची में कौन से राज्य हैं पूर्वोत्तर के, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये चारों जो राज्य दिए गए हैं ये इसमें शामिल नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं लागू होगा, मतलब ये इसलिए सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 पे, संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसकी कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। बिल्कुल सही बात है। इसमें महान्यायवादी के भाग लेने एवं बोलने का अधिकार होता है। यह भी सही है। पहला, दूसरा सही है। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर असहमत की स्थिति में यह बैठक आहूत की जा सकती है, मतलब संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। यह कथन गलत है। तो यहां पहला दूसरा सही है, इसलिए विकल्प ए जो है आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका संयुक्त अधिवेशन है या संयुक्त बैठक, इसे साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत किया जा सकता है, किंतु धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक आहूत करने का प्रावधान नहीं, जो आर्टिकल 108 में बताया गया है। आगे चलते हैं। अगला है, वेरिटस मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नासा का एक रोबोटिक मिशन है। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करना है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा और इन्हें वर्ष 2028 से 2030 के मध्य लॉन्च किया जाएगा। देखिए, नासा ने वेरिटस तथा दावंशी प्लस नामक 2 रोबोटिक मिशन की घोषणा की है।
जो वेरिटस है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, इसको 2028 तथा से लेकर के दाविशी प्लस को 2030 के मध्य में लॉन्च किया जाएगा। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संघीय व्यवस्था की एकात्मक विशेषता दर्शाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एकात्मक विशेषता की बात हो रही है तो एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्यपाल की नियुक्ति, ये तो शामिल है, परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये इसके तहत एकात्मकता का जो विशेषता है उसमें शामिल नहीं है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला छोड़ दीजिए, इसमें एक सेकंड, इसमें आप तीसरा छोड़ दीजिए, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान संरचनात्मक रूप से संघीय है परंतु भावनात्मक रूप से एकात्मक। इसमें परिसंघ की एकात्मक परिसंघ की विशेषताएं हैं, जैसे दो सरकारों का होना, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। परंतु इसमें एक केंद्रीकृत एकात्मक राज्य की विशेषताएं भी विद्यमान है। इस एकात्मक राज्य की जो विशेषता है इसमें आपका एक मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, संविधान का लचीलापन, ये शामिल है, परंतु स्वतंत्र न्यायपालिका एकात्मक जो लक्षण है उसमें शामिल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संशोधन का आरंभ केवल लोकसभा में ही विधेयक पूरा स्थापित करके किया जा सकता है, यह कथन गलत है। दोनों में किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है। दूसरे कथन पर चलते हैं। भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। तो यहां पर दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही हो गया। देखिए, विधेयक जो संविधान संशोधन का विधेयक है, इसका आरंभ केवल लोकसभा में पुरस्थापित न करके किसी भी सदन में स्थापित किया जा सकता है, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को छोड़कर, क्योंकि ये दोनों विधेयक जो है लोकसभा में ही केवल पुरस्थापित किए जा सकते हैं तथा विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पे है नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार निर्धारित हैं। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर केवल ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार निर्धारित करते हैं। ये 5 कौन से हैं? तो पहला है जन्म, दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है देशीकरण और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट, मतलब कोई क्षेत्र यदि भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उसके निवासी भी जो भारत के नागरिक हो जाएंगे, इसके आधार पर किया जाता है। यहां ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान संपूर्ण राष्ट्र के लिए एकल नागरिकता को मान्यता देते हैं। आगे चलते हैं। भारत की संचित निधि कॉन्सोलिडेटेड फंड की बात कर रहे हैं। निधि पर भारित व्यय में सम्मिलित मदों की पहचान कीजिए। तो पहला देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन बिल्कुल शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते एवं पेंशन, तो इसमें देखिए वेतन भत्ते तो शामिल है परंतु पेंशन शामिल नहीं है, इसलिए ये उसको नहीं लेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन ये भी शामिल है। तो यहाँ पे पहला तीसरा चौथा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए, यहां पे पहली चीज याद रखिएगा कि भारत के संचित निधि के बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 266 में है, जिसका शीर्षक है भारत एवं राज्यों की संचित निधियां एवं लोक लेखे। जबकि एक और टर्म आता है आकस्मिकता निधि का, इसकी चर्चा जो है 267 में है, 267 में। अब चलिए हम लोग बात करते हैं संचित निधि की। तो देखिए, बजट में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय एवं भारत की संचित निधि से किए जाने वाले व्यय को शामिल किया जाता है। सदन में संचित निधि पर भारित व्यय के संदर्भ में केवल चर्चा की जाती है, इस पर मतदान नहीं किया जा सकता है, जबकि अन्य व्ययों के संदर्भ में मतदान किया जाता है। अब संचित निधि पर जो भारित व्यय है उनमें कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति की परिलब्धियां एवं भत्ते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते एवं पेंशन, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते इसमें शामिल है। उल्लेखनीय है यहां पर कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को प्राप्त होने वाली पेंशन को शामिल नहीं किया गया। वेतन भत्ते हैं परंतु पेंशन इसमें शामिल नहीं किया गया, इसलिए ये वाला कथन गलत था। इसके अतिरिक्त
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो जो राज्य की संचित निधि होती है उस पर भारित होते हैं। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन इस पर भारित होते हैं। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा विहित अन्य व्यय आदि भी इस पर भारित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हाल ही में आर्कटिक ट्रेफायल पद चर्चा में रहा, यह क्या है? तो यह क्या है? यह एक रूसी सैन्य अड्डा है। ध्यान रखिएगा, यह एक रूसी सैन्य अड्डा है। आर्कटिक ट्रेफायल आर्कटिक महासागर में 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 14,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में अवस्थित रूस का अत्याधुनिक स्थायी सैन्य अड्डा है। यह सैन्य अड्डा अलेक्जेंड्रा लैंड के द्वीप पर स्थित है, जो बर्फ से ढके द्वीप समूह फ्रांज जोसेफ लैंड का पश्चिमी भाग है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत में कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं। कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यह भी सही है। तीसरा, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक औपचारिक प्रमुख होता है, यह भी सही है। चौथा, वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद में निहित होती है, बिल्कुल सही है। जो सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये वाला हिस्सा गलत है, क्योंकि जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का निर्माण संसद से होता है। वहीं राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति विधायिका का एक अभिन्न अंग होता है, जिसकी सहमति के बिना विधायी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है ब्रिटिश क्राउन की तरह ही एक औपचारिक प्रमुख होता है, जिसके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं, और वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जो सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे चलते हैं। संसद के किसी सदन के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में किसकी राय लेनी चाहिए? भारत के निर्वाचन आयोग से ली जाती है। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी सदन के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार कार्य करना होगा। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, बिल्कुल सही बात है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, यह कथन आपका गलत है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो पहला कथन आपका यहां पर सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की अनुशंसा की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और उसमें अनुच्छेद 51 जोड़ करके 51(1) के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और यहां ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है, ये विदेशियों पर लागू नहीं होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्न केवल मंत्रियों से पूछे जाते हैं, सही है। तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है, यह भी सही है। अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यह भी सही है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम अवधि की सूचना देकर पूछा जा सकता है, यह कथन गलत है। कम से कम 10 दिन, ठीक है, 10 दिन से कम नहीं, कम से कम 10 दिन, मतलब 10 दिन या 10 दिन से अधिक अवधि की सूचना देकर पूछा जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखिए, संसद की कार्रवाई के दौरान पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। इस दौरान दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। ये प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है, जिसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों को पूछे जाने से पूर्व लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, अतः इसके संबंध में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। वहीं अल्प सूचना वाले प्रश्नों को कम से कम 10 दिन का पूर्व नोटिस देकर ही पूछा जा सकता है, इनका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। समुद्री नॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण शैवालों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभदायक है, क्योंकि यह संदूषकों को निम्नीकरण में सहायक होता है, यह कथन आपका सही नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। समुद्री नॉट या शी नॉट का निर्माण शैवालों में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होता है। शैवालों में पोषक तत्वों की अधिकता जल प्रदूषण, वैश्विक ऊष्मन, घरेलू तथा औद्योगिक कचरे के समुद्र में निष्कासन आदि से समुद्र की सतह में होने वाले तापमान परिवर्तन कारण होती है। यह
धूसर या हरे रंग की चिपचिपी कीचड़ की एक पतली परत होती है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। हाल ही में तुर्की में समुद्री नॉट या शी नॉट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसके संचय ने पर्यावरणीय चिंता को बढ़ा दिया है। यह तुर्की के मरमारा सागर में देखा गया है और इसके निकटवर्ती जो काला सागर था, एजियन सागर, यहां पर भी देखा गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है। पहला देखते हैं, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान ने कानून की यथोचित प्रक्रिया की अमेरिकी अवधारणा को अपनाया है, यह भी गलत है। तीसरा, भारत का संविधान संसद में विधायी संप्रभुता निहित करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, यह सही है। तो पहला दूसरा गलत है, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। यहां पर कौन सा सही नहीं वही पूछा है। तो देखिए, भारतीय संविधान ने नियंत्रण और संतुलन के उपाय के रूप में संसदीय संप्रभुता की ब्रिटिश अवधारणा और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्चता के सिद्धांत को बहुत ही प्रभावी ढंग से संश्लेषित किया है। संसद संविधान में संशोधन करने वाला कोई भी कानून बना सकती है, परंतु उसे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे पर विचार व निर्धारण मामला दर मामला आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्यायपालिका के पास विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जापानी सिद्धांत के आलोक में किसी कानून की वैधता की जांच करने की शक्ति है, जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की तुलना में न्यायिक समीक्षा के दायरे को सीमित करती है। तो यहां पर आपका अमेरिका नहीं बल्कि जापान होना चाहिए। और तीसरा कथन आपका सही है। आगे चलते हैं। देखिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, एक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसमें राजनीतिक दल एवं हित संघ सुचारू ढंग से काम करते हैं, सही बात है। दूसरा, एक निर्वाचक या निर्वाचन प्रणाली जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन एवं सार्वजनीन मताधिकार को प्रत्याभूत करती है, यह भी सही है। तीसरा, शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित नियंत्रण एवं संतुलन प्रणाली जिसमें स्वतंत्र न्यायिक और विधायी शाखाएं, यह भी सही है। चौथा, एक स्पंदनशील नागरिक समाज और साथ ही साथ एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर संचार माध्यम, ये सभी जो हैं लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के क्या हैं, गुण हैं, या कह सकते हैं लोकतंत्र की ये विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्मा वर्ष 1998 में स्थापित वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्यों से है, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में विधायी प्रक्रिया वर्णित है, बिल्कुल नहीं वर्णित है, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यह सही है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, 1998 में स्थापित जस्टिस वर्मा कमेटी का संबंध मूल कर्तव्यों से इस समिति की स्थापना मूल कर्तव्यों के अनुपालन को बढ़ावा देने संबंधी सुझाव देने के लिए की गई थी। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में किसी भी तरह की विधायी प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, इसलिए दूसरा कथन आपका गलत है। तीसरा जो फैक्ट था आपका, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष, कितना, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षकों को यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से अल्प सूचना प्रश्न के विषय में सही है। तो देखिए, यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले से संबंधित होता है, सही बात है। यह किसी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य से पूछा जा सकता है, तो यह वाला कथन आपका सही नहीं है अल्प सूचना के विषय में। तीसरा, इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, यह भी सही है। चौथा, किसी दिन की प्रश्न सूची में ऐसा केवल एक ही प्रश्न रखा जा सकता है, यह भी सही है। तो 1 3 4 2 नहीं सही है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, संसद सदस्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व से संबंधित मामलों पर अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही वे अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहां सरकारी सदस्य से पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। एग्री स्टैक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एग्री स्टैक क्या है। यह कृषि क्षेत्र हेतु विकसित प्रौद्योगिकियों एवं डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। इसके तहत किसानों को भूमि रिकॉर्ड से संबंधित पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा, यह भी सही है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से विकसित किया जाएगा, यह कथन सही नहीं है, इसलिए पहला दूसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए,
एग्री स्टैक केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रौद्योगिकियों और डिजिटल डेटाबेस का एक संग्रह है जिसमें किसानों तथा कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए, इस कार्यक्रम के तहत देश के प्रत्येक किसान को विशिष्ट पहचान के लिए भूमि रिकॉर्ड से संबंधित एक पहचान पत्र दिया जाएगा। इसे FID क्या कहा जाएगा? FID फार्मर आइडेंटिफिकेशन या किसान पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है। अगला फैक्ट जो है, हाल ही में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के माध्यम से एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 31। लोकतंत्र को किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर माना जाता है, क्यों माना जाता है? तो देखिए, यह लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक जवाबदेह और जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। यह त्वरित निर्णय को बढ़ावा देता नहीं, यह त्वरित निर्णय इसमें नहीं होता है। तीसरा, यह विवादों के समाधान की प्रणाली उपलब्ध कराता है, यह भी सही है। यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, यह भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। देखिए, निर्णय चर्चा और परामर्श के माध्यम से लोकतंत्र में किए जाते हैं, जो हालांकि देरी का कारण बनते हैं, फिर भी इसमें निर्णय की गुणवत्ता में सुधार, इससे जो है निर्णय की गुणवत्ता में सुधार आता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन बुलाने की शक्ति है, तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि सत्रावसान के बाद सदन बुलाने की शक्ति जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, तो ये वाला गलत हो गया। तीसरा, सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक वह पद पर बना रहता है, ये भी सही है। डी ऑप्शन देखिए, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से हट जाना होता है, ये भी सही बात है। देखिए, अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। सदन को एक बार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के पश्चात उसे फिर से बुलाने की शक्ति भी अध्यक्ष को प्राप्त है, परंतु सत्रावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदनों की बैठक आमंत्रित कर सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्राप्त है, सही बात है। सहकारी समितियों की स्थापना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार, ये भी सही है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों से संबंधित है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहां पर सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में अन्य चीजों को देखें। देखिए, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा वर्ष 2012 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त इस संशोधन के द्वारा एक नया राज्य का नीति निषेध तत्व आर्टिकल 43B जो है उसको जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए है। इसके अतिरिक्त इसने संविधान में एक नया भाग जो है 9B जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 9B को जोड़ा, जिसका शीर्षक है सहकारी समितियां, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर अनुच्छेद 243ZT तक इसके बारे में प्रावधान है। आगे चलते हैं, तो इसमें आपका तीनों सही था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 34। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है, सही है। इस प्रस्ताव के लोकसभा में स्वीकृत हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ये गलत है। यहाँ पर केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। देखिए, स्थगन प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए लाया जाता है। इसे दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव के लोकसभा में स्वीकृत हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ऐसा कथन गलत है, नहीं देना पड़ता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के मुहाने पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। रायमोना उद्यान सिक्किम में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नहीं, सिक्किम में नहीं बल्कि असम में स्थित है, इसलिए गलत है। तीसरा, असम भारत में दूसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य नहीं, तीसरा है, दूसरा नहीं तीसरा है, इसलिए यह कथन भी गलत है। केवल यहाँ पे पहला कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है। यह ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा नदियों के मुहाने पर स्थित है। हाल ही में चक्रवात यास ने भितरकनिका संरक्षित क्षेत्र में व्यापक नुकसान पहुंचाया है। वहीं रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत भूटान सीमा पर स्थित रिपू रिजर्व वन का हिस्सा है। यह असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत कोकराझार जिले में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने रायमोना को राज्य का छठा और दिहिंग पटकोई को 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का अधिकार राज्यों के पास है।
मध्य प्रदेश के पास 12 राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास 9 है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपका असम आता है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं, इसमें आपका काजीरंगा है, मानस है, नमोरी है, ओरंग है, डिब्रू सोखवा है, ये सभी यहाँ पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने स्थिरता की अपेक्षा जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया। इस संदर्भ में इस प्रणाली की खूबियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 खूबियां दी गई हैं। इसकी कार्यपालिका अधिक विविध और प्रतिनिधि मूलक होती है, ये सही है। दूसरा, इससे कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना कम हो जाती है, ये भी सही है। यह दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए अनुकूल है, ये कथन गलत है। यह एक स्थिर सरकार गारंटी देता है, ये भी कथन गलत है। तो यहां पर पहला और दूसरा ही कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो आपका संसदीय स्वरूप है सरकार का, इसके कुछ जो दोष हैं वो दोष क्या है? पहला दूसरा तो इसके कह सकते हैं गुण है। जो दोष है उसमें अस्थिर सरकार, कार्यपालिका बहुमत बनाए रखने के लिए विधायिका पर निर्भर करती है, इसलिए सरकार स्थिर नहीं होती है। दूसरा, नीति निर्माण में यह बाधक है, क्योंकि चुनाव के बाद सरकार में बदलाव से नीतियों में बदलाव आता है। नई सरकार आएगी, उसकी नई नीति आएगी, जो दीर्घकालिक नीति निर्माण को प्रभावित करता है। यह नीति पक्षाघात और लोक लुभावन वाद को भी जन्म दे सकता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के राज्य में शामिल है? तो भारत की संसद और सरकार, राज्यों की सरकार और विधानमंडल, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय व या अन्य प्राधिकारी, ये सभी के सभी राज्य के तहत आते हैं, राज्य में शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल क्या है? भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी तथा भारत के भीतर या सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी और अन्य प्राधिकारी। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निहित समता के अधिकार की प्रकृति अत्यांतिक है, नहीं, ये गलत है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, यह जो है दोनों को प्राप्त है, ये सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत विधिक व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त नहीं है, यह कथन गलत है। तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस का उल्लेख या सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 14 यह उपबंधित करता है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समझ क्षमता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में निहित समता का नियम अत्यांतिक नियम नहीं है। उदाहरण के लिए, विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14 का संरक्षण नागरिक और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 14 में नागरिक शब्द के स्थान पर व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि यह अनुच्छेद भारत के भू क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वह भारत का नागरिक हो या विदेशी हो, विधि के समझ समता का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 14 में विधिक व्यक्ति भी शामिल है। चिरंजीत लाल बनाम म्यूजियम ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त व्यक्ति शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी सम्मिलित है। अतः एक नियम जो कि विधिक व्यक्ति है को भी विधि के समझ समता का अधिकार उपबंध दिया गया है या किया गया। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में संसद के संयुक्त अधिवेशन में आयोजित होता है, यह आपका सही है, यह कथन आपका सही है। आगे चलते हैं। अगला, इसमें निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा केवल लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के तहत होती है, यह कथन आपका गलत है। तीसरा, इस पर दोनों सदनों में चर्चा के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है, यह सही है। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। देखिए, राष्ट्रपति जो है प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर व्यापक चर्चा की जाती है, जिसमें प्रशासन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। इसके तहत निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा प्रत्येक सदन की प्रक्रिया नियमों के तहत होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए हेतु किया जाता है? कैंसर के उपचार के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, कैंसर केयर इन इंडिया तथा टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई द्वारा भारत में पहली बार CAR-T सेल थेरेपी की गई। यह एक प्रकार की जीन थेरेपी है जो कि कैंसर रोगियों के लिए फायदेमंद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संसद विशेष बहुमत के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन कर सकती है? विशेष बहुमत के माध्यम से। देखिए, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना नहीं। यहां पे सी ऑप्शन देखिए, राज्य के नीति निषेध तत्व को ये विशेष बहुमत के माध्यम से इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए,
जो पहला है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, तो इसके संदर्भ में बात करें तो नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या निर्माण के लिए संशोधन संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं तो ये जो दूसरे में दिया गया राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, ये भी आपका साधारण बहुमत से होता है। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची को संसद सदस्यों के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की सहमति से संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति भी आवश्यक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, इसमें आप देखेंगे भारत के संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा के में स्थानों के आवंटन के पुनः समायोजन के लिए उपबंध सही है। दूसरा, यदि दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों में से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। सी, राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदन करती है। यह कथन आपका सही नहीं है। डी ऑप्शन देखें, भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का और उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। बिल्कुल सही है। देखिए, अब जो सी ऑप्शन है, राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा में पारित होने के पश्चात अनुमोदन नहीं कर सकती, क्योंकि किसी धन विधेयक पर राज्यसभा का अनुमोदन व्यवहार में मात्र एक औपचारिकता है। यदि लोकसभा ने पारित कर दिया तो पारित कर दिया, उस पर यह कोई भी कार्रवाई अनुमोदन नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, अधीनस्थ विधायन के संबंध में न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह भी सही है। तो दोनों कथन यहां पर सही है। अब समझ लेते हैं पृथक्करणीयता सिद्धांत को। पृथक्करणीयता का सिद्धांत यह है कि यदि किसी अधिनियम का कोई प्रावधान या उपबंध जो मूल अधिकार के प्रतिकूल या असंवैधानिक है तो उसे शेष अधिनियम से पृथक किया जा सकता है, अर्थात केवल असंवैधानिक भाग को ही शून्य घोषित किया जाएगा, संपूर्ण अधिनियम को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में यह कहा गया है कि ऐसी विधियां जो मूल अधिकारों को उल्लंघन करती हैं वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी, अर्थात ऐसी विधि पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है। इसलिए आपका जो पहला कथन है सही है। अब बात कर लेते हैं अधीनस्थ विधायन की। तो अधीनस्थ विधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यपालिका को प्राथमिक विधान के माध्यम से विधि निर्माण की शक्तियां दी जाती हैं ताकि उस प्राथमिक कानून की आवश्यकताओं को कार्यान्वित और प्रशासित किया जा सके। ऐसा कानून विधायिका के अतिरिक्त किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा बनाया गया कानून होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) में अधीनस्थ विधान की परिभाषा में आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना इत्यादि सम्मिलित है। यहां ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 13, 32 और 226 आदि में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है, जिसका विस्तार के अंतर्गत अधीनस्थ विधान का भी पुनर्विलोकन किया जा सकता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं आपको। तो देखिए, संविधान के उपबंध या उपबंधों संसदीय प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक स्वतंत्र का विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, किसी सदस्य द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य के आधार पर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये भी सही है। तो यहां पर दोनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। संसदीय विशेषाधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 में उल्लिखित है। राज्यों के संबंध में ऐसा उपबंध जो है अनुच्छेद 194 में किया गया है। संसद में वाक स्वातंत्र का विशेषाधिकार संविधान के उपबंधों, संसदीय प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत PMFME योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे 3 कथन दिए गए। इसका संचालन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सही है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह कथन आपका गलत है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय प्रायोजित योजना है। केंद्रीय प्रायोजित योजना में क्या होता है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का हिस्सेदारी होती है, शेयरिंग होती है। तो इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% है और राज्यों की 40% है। इसका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद प्रणाली को बढ़ावा देना। यह कथन आपका सही है। तो यहां पर आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का संचालन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह योजना वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 की अवधि तक 5 वर्षों के लिए लॉन्च की गई है।
21-22 से 2024-25, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यह कथन आपका सही नहीं है। पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकता है। यह भी कथन गलत है। इसलिए असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। असहमत की स्थिति में, ठीक है, किसमें? संविधान संशोधन के मामले में बिल्कुल नहीं कर सकता है, यह भी गलत है। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन पर विधेयक पर वीटो या अपनी सहमत देने से मना नहीं कर सकता है। यह भी सही है, यह सही है। तीसरा वाला गलत था, यह आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका जो चौथा वाला कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक को मंत्री या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर एक सीमा है। बिल्कुल सही बात है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं, यह भी सही है। 9वीं अनुसूची इस सिद्धांत का अपवाद है, यह गलत है। यह संविधान की मूल संरचना को विशेषतः स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, यह भी गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। देखिए, मूल संरचना के सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान के किसी भी हिस्से में इस शर्त के साथ संशोधन कर सकती है कि वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न करे। इस प्रकार यह संसद के संविधान संशोधन शक्ति पर एक सीमा लगाती है। केशवानंद भारती केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के या उसके बाद जोड़े गए किसी भी कानून को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखती है। तो इसलिए आपका तीसरा कथन गलत हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित नहीं किया है, यह अदालत के लिए मामला दर मामला आधार पर परिभाषित करने के लिए खुला है। तो चौथा वाला भी कथन गलत हो गया। आगे चलते हैं। केशवानंद भारतीवाद 1973 के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ ने इसका निर्णय दिया था। बिल्कुल सही बात है। इसने कुछ सीमाओं के साथ संसद की संविधान संशोधन शक्तियों को मान्यता दी, यह भी सही है। तो यहां पर दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। B.R. अंबेडकर चाहते थे कि भारत राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ एक सामाजिक लोकतंत्र भी बने। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सामाजिक लोकतंत्र के 3 आवश्यक सिद्धांत हैं। यह आपका कथन, एक सेकेंड, तो पहला कथन आपका जो है वो सही है। दूसरा, भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को रूस के संविधान से अपनाया नहीं, फ्रांस के संविधान से अपनाया, इसलिए गलत है। तीसरा, संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यह सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। तो पहला तीसरा, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। गरीब नवाज रोजगार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना वर्ष 2017 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि 2017 में इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दूसरा, इसके तहत अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान किया जाता है। यह कथन आपका सही है। तीसरा, यह योजना मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, यह भी सही है। इसके तहत लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, यह भी सही है। तो पहला छोड़ करके दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार उन्मुख कौशल प्रदान करना है। इसके लिए इन्हें गरीब नवाज कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह योजना मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। यह फाउंडेशन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में गठित एक स्वायत्त निकाय है। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संचालित की जा रही है तथा इस योजना के तहत लाभार्थियों को अधिकतम 3 माह की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।